एजुकेशन आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो एजुकेशन है। बदलते परिवेश के साथ साथ आज शिक्षा का जो स्तर है वो भी कहीं ना कहीं बदल चुका है। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शिक्षक से जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके बहुत आगे तक आए हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पहले की जो शिक्षा का स्तर था वो कैसा था और आज के परिवेश में कितना फर्क वो महसूस करते हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार मैम। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत यादव है। प्रशांत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से शिक्षा आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो माना जाता है और हो चुका है। शिक्षा के बगैर आज की डेट में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो किस तरीके से देखते हैं आप पहले की जो शिक्षा थी, शिक्षा का स्तर था, और आज के परिवेश में किस तरीके का अंतर देखते हैं आप? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे अपने खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आज अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर हमें एजुकेटेड हैं हम, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट्स होती हैं। पहले और अब के एजुकेशन में डिफरेंस अगर थोड़ा सा मैं सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो कंपटीशन हो गया है। पहले के लेवल में उतना कंपटीशन नहीं था पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे कंपटीशन का लेवल ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से शिक्षा को अगर देखा जाए तो लोगों ने कॉमर्शियल वे पे भी ला दिया है। एंड ये कंपटीशन होने की वजह से पहले नॉर्मल हमें पोर्शन एक हमारा रहता था, उसे हमें बस कंप्लीट करना रहता था, उसे पढ़ना रहता था, एग्ज़ाम देना होता था, पास हो जाना होता था, हमारी डिग्री मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे कैसा हो गया कि कंपटीशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके जाना होता है। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करता हूँ, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं अगर मेडिकल में बात करूं, इस समय पे 21 से 23 लाख बच्चे एडमिट हो रहे हैं, बैठ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उसमें सिलेक्शन कितने का हो रहा है? जब ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट रहते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट तो उतनी ही है। सीट उतने ही होने की वजह से कैंडिडेट अगर बढ़ गए तो कंपटीशन बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ गया तो उसमें कैसा रहता है, बच्चों को अब पढ़ाई तो करना ही है, तो पढ़ाई करने के लिए वो लोग फिर कोचिंग इंडस्ट्रीज में या कोचिंग एजुकेशन के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे कैसा होता है, इसको फिर इकोनॉमिकल लेवल पे लिया जाता है। एंड इस कंपटीशन की वजह से अगर मैं सही से बात करूँ तो बच्चों के ऊपर और पेरेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है। एक तो कंपटीशन ज़्यादा, ऊपर से उनको सिलेबस उनको कंप्लीट करना टाइम टू टाइम, और इसकी वजह से कैसा होता है कि पेरेंट्स को प्रेशर क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल प्रेशर एक तो है ही है कि उनको भाई एक इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है, तो एक काम करो 4 से 5 लाख रुपए आप प्रिपेयर करके रखो, देन ओनली ये पॉसिबल हो पाएगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं। एंड इसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड दूसरी बात, अगर मैं बेसिक एजुकेशन से बात करूं तो आजकल हर एक पेरेंट अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में डालना चाहता है जहां पे एक अच्छा एजुकेशन मिले। तो हर एक स्कूल अच्छा बनाने के लिए बाहर से डेकोरेट कर दिया अपने आप को, एंड उसकी वजह से फी वगैरह टाइट कर दिया है काफ़ी ज़्यादा। आपको लगता नहीं है कि पहले जिस तरीके की सुविधाएं बहुत कम होती थी जी, लेकिन बच्चे जिस तरीके से क्वालिफाई करते थे, आईएएस हो, पीसीएस हो, टीचिंग फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो, विदाउट मुझे नहीं लगता है कि, जहां तक मैंने भी पढ़ाई की है तो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान भी यही देखा है कि हमें उतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी, ना कोचिंग होती थी, ना मतलब बहुत बड़ा स्कूल होता था, फिर भी बच्चे जिस तरीके से टॉप करते थे। आपको नहीं लगता है कि आज की डेट में पढ़ाई कम और दिखावा ज्यादा हो गया है? हाँ, इसके पीछे का मैं एक सबसे बड़ा रीजन ये बताना चाहूंगा मैम कि आज के टाइम पे पहले का जो एजुकेशन था उस समय हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये टेक्स्ट बुक पढ़नी है या फिर ये किताब पढ़नी है आपको। लेकिन आज का बच्चा क्या ढूंढता है कि मुझे शॉर्टकट दे दो। जब पहले के एजुकेशन में किसी क्वेश्चन को हमें नहीं आता तो हम उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए 2 से 3 बुक ढूंढ डालते थे, पढ़ डालते थे। इसमें कैसा होता था, एक क्वेश्चन के चक्कर में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे कैसा हो गया है कि ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं, तुरंत गूगल कर लेते हैं,
तो उसमें कैसा होता है, बच्चे को टू द पॉइंट बस उतना ही इंफॉर्मेशन मिल पाता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कैसा होता है, बच्चा तो बोलता है हाँ मैंने पढ़ाई की है, लेकिन बच्चा बस उतने ही कंटेंट को पढ़ पाता है जितना उसने सर्च किया, देखा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले के कंपटीशन में बच्चा बैठने वाला प्रॉपर वेल प्रिपेयर होके जाता था और सिलेक्शन लेता था, अच्छे रिजल्ट भी स्कोर करता था मैम। लेकिन आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम की वजह से, टू द पॉइंट नॉलेज होने की वजह से कंपटीशन में बच्चा बैठता है लेकिन वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाते। आज किसी भी फील्ड में अगर आप चले जाइए, जॉब की बात करें जी तो लोगों को एक उम्मीद रहती है कि हमने तो इतने परसेंट लाए, हमने तो इतने परसेंट लाए, बट उसके बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? इसके पीछे का रीजन मैं आपको ये बताऊंगा मैम कि पहली बात तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ इंजीनियरिंग का। आजकल इंजीनियरिंग करने वाला जो बच्चा रहता है, उसका पेरेंट या फिर उसके रिलेटिव्स पहली बात यही बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हो, जॉब मिलेगा तुमको। इसके पीछे का रीजन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में नंबर ऑफ सीट्स इंजीनियरिंग में वो इतनी ज्यादा हो गई हैं, फैक्ट्री ऑफ इंजीनियर्स हो गए हैं। हमारे पास कंपनी तो लिमिटेड है जॉब देने वाली, लेकिन कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं। कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से उन्हीं को जॉब मिल पाती है जो एलिजिबल रहते हैं। बाकी अदर लोग, जो लोग जॉब इंजीनियरिंग करने के बाद भी जिनको जॉब नहीं मिल पाए, वो बाहर से मार्केट में घूमते हैं। जब बाहर मार्केट में घूमेंगे तो अगर उसमें भी जो एलिजिबल होंगे उनको जॉब मिल जाती है, जो नहीं हो पाते उनको नहीं मिल पाती है। तो ज्यादा सीट अवेलेबल होने के, कभी कभी ज्यादा सीट अवेलेबल होना भी हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मेडिकल में हम बोलते हैं सीटें कम है, सीटें कम है, सीटें कम है, लेकिन इंजीनियरिंग में वहीं पे ज्यादा सीट होने की वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमारे साथ। आज के समय में देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पहले हो क्या होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, आते थे, अपना प्रॉपर जो उनको होमवर्क मिलता था वो कंप्लीट करते थे और खेलने भी जाते थे, खेलने को भी बहुत मिलता था। आज के समय में बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। राइट मैम। मतलब वो स्कूल से आएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, फिर क्लासेस जाएंगे, फिर अदर एक्टिविटीज, ऐसे में उनको खेलने, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि ये कंपटीशन की वजह से बच्चों का बचपन भी छिनता जा रहा है? ये मैं बोल सकता हूँ मैम, बिल्कुल आप सही बोले। बच्चों का पहले का जो देखा जाए तो वहाँ पे, इवन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं भी स्कूल जाता था एंड टिल 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक तो मैंने कोई क्लास नहीं किया था। 7th स्टैंडर्ड में कैसा कि एक पैटर्न बन चुका है कि नहीं, वो तुम्हारे बगल वाले का बच्चा क्लास जाता है, अपने बच्चों को भी क्लास डाल देते हैं। तो एज यूजुअल क्लास के लिए एक लोकल हमारे प्राइवेट टीचर्स थे, उनके घर के बगल में ही, उनके यहाँ पे मैं जाके क्लास लेने लगा था, पढ़ने लगा था। तो मेरे साथ भी वही होता था, 12 साढ़े 12 बजे तक स्कूल, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा हमारे क्लास, फिर उसके बाद हम अपना होमवर्क करके आराम से हम खेलने भी चले जाते थे, निकल जाते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे कैसा हो गया है मैम कि बच्चा स्कूल से 1:30-2 बजे तक घर पे आता है, फिर उसके बाद उसकी क्लासेस जो हमारी 1 घंटे की होती थी, अब वो क्लासेस बढ़ा के 2 से 3 घंटे कर दिया गया है। उसमें होता क्या है कि बच्चा स्कूल में 6-7 घंटे बैठा, क्लासेस में 2 से 3 घंटे बैठा मैम। फिर छोटा बच्चा, बिलो 10th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10th स्टैंडर्ड के नीचे का बच्चा है, 3 से 4 घंटे बैठा, फिर जब वो घर पे आता है इतना टायर्ड हो गया रहता है, होमवर्क करता है, थक जाता है मैम पूरी तरीके से। तो उसको अगर खेलने के लिए टाइम बोला जाए कि हाँ खेलने के लिए आपको क्या टाइम मिलेगा, 6 से 7 बजे बच्चा घर पे ही पहुंच रहा है क्लासेस से, तो खेलेगा कब? एजुकेशन की अगर बात करें तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? मैं MSc हूँ, मास्टर्ड किया हूँ इन फिजिक्स एंड मेरी प्राइमरी एजुकेशन विलेज से हुई है एंड सेकेंडरी फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई किया हूँ एंड उसके बाद मैं इंजीनियरिंग 2 साल की इंजीनियरिंग के लिए गया था एंड फर्दर सेकेंड ईयर मुझे ड्रॉप लेना पड़ा बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल एंड फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। एंड लेटर ऑन फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड मास्टर कंप्लीट किया इन फिजिक्स में। आप कोचिंग क्लास चलाते हैं जी। कितने साल का एक्सपीरियंस? मैं 2015 से इस फील्ड में हूँ। 2015 से मैं पढ़ाता था एज ए टीचर, बट लेकिन एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एंड कंपटीशन को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है मार्केट में बच्चों को, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था, नहीं इसको एक अलग लेवल पे अगर बच्चों को पढ़ाना है, एक रियल एजुकेशन देना है, तो वो अपने थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है।
क्योंकि कैसा है मैम, अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। आज मैं अपने यहाँ पे वर्क करता हूँ तो मैं बच्चों को जैसा चाहता हूँ प्रिपरेशन कराने के लिए, जैसा मैं सोचता था, आज मैं वैसा करा पा रहा हूँ। तो लास्ट ईयर 2022 में मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया एंड ये स्टार्टअप मैंने एक बच्चे से किया था एंड आज मेरे पास 54 स्टूडेंट्स की एक नॉमिनल स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा बच्चे। जैसे हमने बात करी कि आज जी। पेरेंट्स के ऊपर फी को लेके बहुत बड़ा बर्डन होता है, Right, तो ma'am. किस तरीके की सहूलियत आपकी कोचिंग क्लास की तरफ से पेरेंट्स के लिए और जी बच्चों के लिए जी, दी फर्स्ट जाती ऑफ ऑल तो एक जो रिक्वायरमेंट होती है टीचर की, उसको लेने के बाद अगर मैं बात करूँ कि जो साइंस के टीचर्स होते हैं, मेरा साइंस इंस्टीट्यूट है तो साइंस के टीचर होते हैं, उनकी पे ज़्यादा होती है अर्ली बेसिस पे। एंड अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो एक नॉमिनल फीस मैनेज किया हूँ मैं, जो बच्चों पेरेंट के लिए कोट होता है, उसमें टीचर्स का एक्सपेंस एज वेल एज बच्चों को जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लाइक अपने अपने नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अपना नोट्स देते हैं। एंड इसके अलावा और भी एडिशनल कुछ एक्सपेंसेस हमने इसके अंदर ऐड ऑन नहीं किया है। एक नॉमिनल फीस हम लोग चार्ज करते हैं बच्चों के लिए। और अगर कोई भी स्टूडेंट जिनके पेरेंट अगर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हैं, तो मैंने फ्री में भी उनको मतलब यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। एंड अगर कोई पेरेंट ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनके फादर नहीं है, तो उनको भी हम लोग फ्री में फ्री ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट यस यस, एजुकेशन क्योंकि दिया कैसा जाता है। अगर जो बच्चा पढ़ने लायक है तो उसको पढ़ने का अधिकार है मैम। नहीं, देखा जाता है ऐसा। कि कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर पढ़ने की तो जो लालसा होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, बट जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कभी-कभी वो पीछे रह जाते हैं। जी जी जी। तो आपको लगता नहीं है कि युवा इसके वर्ग, लिए जैसे आपने बताया कि जी। आपने भी काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ राइट। स्ट्रगल करके आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे आपके जैसे सोच रखने वाले लोगों को कुछ आगे आना चाहिए समाज में और इस बिल्कुल आना तरीके के चाहिए। बच्चों को हेल्प करके उनको आगे तक लेके जाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए मैम। मैं तो बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए, जिससे हमारे कंट्री का, हमारे देश का एजुकेशन जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए ऊपर तक। एंड इसके लिए मैं आपको बताऊँ तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को ढूँढता हूँ, ऐसे स्टूडेंट को मैं ढूँढता हूँ कि जो पढ़ने की जिसके अंदर लालसा है, अगर देखा जाए तो उसके लिए अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मुझे मिलता है। देखो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को डायरेक्टली हम फ़ी नील कर देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले बच्चे का एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर वो बच्चा एलिजिबल रहता है, हमारे टेस्ट में उसने स्कोर किया है, तो ऑब्वियसली उस बच्चे को हम लोग बेनिफिट देते हैं और ऐसे बच्चों को हम ग्रूम करते हैं आगे चल के। जो एम मैं लेके निकला हूँ, वो मेरा बच्चा भी आगे उस रास्ते पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग एजुकेट कर सकें इस फील्ड में। आपने बताया कि आपकी जो शुरुआती शिक्षा है वो गाँव से हुई। जी मैम। तो गाँव की शिक्षा में और ये शहर की शिक्षा में किस तरीके का अंतर देखते हैं आप? देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं पे भी रह के आप पढ़ाई कर सकते हो। तो गांव का एजुकेशन मेरा बस यही था कि वहाँ पे मुझे 3 किलोमीटर अपने घर से दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। एंड मैं 7-8 हम भाई बहन थे, कज़न ब्रदर, सब कज़न ब्रदर्स मिला के मैं सबसे छोटा था। एंड 5वीं तक मतलब ऐसा कि वो चल के जाता था, मैं भाग-भाग के जाता था और 3 किलोमीटर में भाग के जाता मतलब था, पढ़ने का जुनून था। ऐसा पढ़ने का मैं जुनून। यस कह सकते हैं मैम। तो हम भाग-भाग के जाते थे एंड वहाँ पे पढ़ते। और यहाँ पे आने के बाद, बॉम्बे में आने के बाद, एक सबसे ज़्यादा हुआ कि हमारा स्कूल बगल में हमें मिला। तो गाँव और यहाँ में डिफरेंस देखें तो गाँव में अभी भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्कूल्स दूर हैं काफ़ी। वहाँ पे बच्चों को उतने दूर जाना पड़ता है। स्कूल दूर है, लेकिन वहाँ के बच्चे ज्यादा ग्रो अप करते हैं। यहाँ के वहाँ अपेक्षा पे ऐसा यस यस अगर आप एक सर्वे करा लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा कि गांव के बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं जो अभाव है, जो सुविधाओं का अभाव जी है, जी उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं चाहे वो आईएएस पीसीएस का फील्ड आप ले लो, जी। मेडिकल फील्ड ले लो, इंजीनियरिंग फील्ड ले लो, वो बच्चे ज्यादा मतलब ग्रोथ करते हैं। परफेक्ट मैम। कहा जाता है ना, जहाँ पे अभाव है वहाँ पे प्रभाव है। तो वहाँ पे एक अभाव है जिसकी वजह से बच्चों को लगता है नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, और जहाँ पे चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों को हर एक चीज़ें अगर किसी बच्चे ने बोला कि पापा मुझे नोटबुक चाहिए,
तो इमीडिएटली तुरंत एक नहीं 2-3 नोटबुक पेरेंट्स ला के दे देते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है हाँ ठीक है, हमें तो सब मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगा, शहर में रहने वाला हर एक पेरेंट बहुत मैक्सिमम अगर बात करूँ, मैक्सिमम शहर में रहने वाला 45 to 50% पेरेंट ऐसा होता है जो एजुकेटेड है, उसके साथ साथ में थोड़े से उनके पास इनकम भी है ठीक ठाक। तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि मेरे डैडी तो वेल सेटल्ड है, अगर मैं पढ़ाई भी नहीं भी किया तो भी जाके मैं यहाँ पे इनके जगह पे काम कर सकता हूँ या इनके बिजनेस को मैं चला सकता हूँ। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है। तो इसकी वजह से उनमें तो काम हो ही नहीं पाता है, मतलब वो डेवलप में हो ही नहीं पाते वो बच्चे लोग। उनको लगता है हाँ मेरा हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी मैम ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं एंड अच्छे लेवल पे हैं। इवन मेरे यहाँ पर भी पढ़ने वाले बहुत से बच्चे हैं मैम। अब उन्होंने बोला अभी मेरा अभाव के लिए, तो उनके पास भी कई चीज़ों का अभाव है जिसकी वजह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फैमिली कंडीशंस को भी देख रहे हैं जिसकी वजह से भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक है कि शहर में जो हमने बात किया कि कम सिलेक्शन हो पा रहे हैं शहर के बच्चों से, तो है बच्चे प्रिपरेशन करने वाले, बट शहर के रिक्वायरमेंट्स, शहर में रहने के लिए बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो सारी जिम्मेदारियां जब उसके ऊपर आने लगती है तो कहीं ना कहीं पे वहां तक नहीं पहुंच पाता। 100 बच्चों में 1 बच्चे 2 बच्चे बस पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो आज कंपटीशन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि कंपटीशन लेवल आज बढ़ गया है जी। ज्यादा, तो कंपटीशन के चक्कर में बच्चों के ऊपर जो है वो भार बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता। बच्चों का जितना वजन नहीं है उससे ज्यादा दुगना वजन उनके बैग का होता है। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो कंपटीशन के चक्कर में बच्चों का बचपन कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं? मैम कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो तो ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। अगर आज हम किसी कंट्री के साथ में कंपटीशन करते तो ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इवन अपने इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। बट इस कंपटीशन के साथ साथ में हमें अगर मैं एक गार्जियन हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, तो अपने बच्चों के एजुकेशन एंड बच्चों की लाइफस्टाइल को भी ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। दूसरा, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज कॉमर्शियल हो गया मैम, तो ये कॉमर्शियल होने की वजह से पेरेंट्स के ऊपर लोड बढ़ रहा है एंड उसके लिए पेरेंट भी बच्चों के ऊपर प्रेशर डालता है कि मैं इतना कमा के लाके तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारे रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। जब वो रिजल्ट्स बच्चे का देखता है तो उसमें बच्चा भी स्ट्रेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे मैं अगर बोलना चाहूँ अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो ये जो इतना कॉस्टली है उसको मिनिमम पे लाया जाए जिससे हर एक पेरेंट अफोर्ड कर सके एंड हर एक बच्चा पढ़ने के लिए उस चीज़ को वहाँ तक पहुँच सके पढ़ के। जी मैम। आप यहाँ पे कोचिंग लेते हो? कब से कोचिंग लेते हो यहाँ पे? मैं लास्ट दिसंबर से ले रही हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 11th, अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आई एम टेकिंग द कोचिंग सिंस 11th। एजुकेशन कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं? लाइक सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं एंड देन लाइक प्रैक्टिकली दिखाते भी है अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कोई चीज समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछने में हिचकिचाहट होती है? बिल्कुल। गुस्सा करते हैं या कोऑपरेट करते हैं? बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके सब कुछ लाइक अ फ्रेंडली मैनर में सिखाते हैं। लाइक ही टॉक्स टू अस लाइक ही इज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। डर की वजह से तो नहीं बोल रहे? नहीं जी नहीं, बट अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ना। आप बताओ, नाम क्या आपका? तनिष्क। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? मैं फिलहाल 12th में। यहाँ पे कब से आप आते हो पढ़ाई करने के लिए? मैंने 11th के लास्ट में स्टार्ट किया था और मैं 12th का भी पूरा ईयर रहा था। कैसा एजुकेशन लेवल कैसा है आपका? बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल है और सब टीचर्स वगैरह भी बहुत सही है यहाँ पे। टीचर वगैरह अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं? बहुत अच्छे से समझाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं तो क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व होते हैं, तो सब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है। पढ़ने में मतलब यहाँ पे एंजॉय करते हो हाँ, आप? एजुकेशन बिल्कुल। पढ़ाई को एंजॉय करते हो? हाँ। सर का बिहेवियर कैसा है? सर भी बहुत अच्छे हैं, प्यार से समझाते हैं और
स्ट्रिक्ट भी नहीं है ज़्यादा, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फ्रेंडली तरीके से बताते हैं, तो अच्छे से पढ़ा लेते हैं, तो मज़ा आता है। पढ़ने में मजा आता हाँ। है। डर, कोई सर के डर की वजह से नहीं, ये सब नहीं, नहीं बोल रहे हो ना कि बिल्कुल, नहीं हाँ सर बाद में फिर गुस्सा करे? नहीं बिल्कुल अग्रेसिव नेचर है या सॉफ्ट? सॉफ्ट नेचर है। जैसा कि अभी हमने बात किया एक ऐसे शिक्षक से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए और बहुत सारे संघर्षों के बाद उन्होंने अपने आप को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि आज वो कई बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही युवा वर्ग में जो हमारा युवा वर्ग है, ऐसी ही सोच रखने वाले लोग आगे आए और जो एजुकेशन आज की डेट में कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल जरिया बना लिया है लोगों ने उसको, तो वो सारी चीजों पे कंट्रोल हो सके और बेहतर से बेहतर एजुकेशन उन बच्चों को मिल सके जो पढ़ने की चाह रखते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।